बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मुस्कुराते रहें, दूसरों को मुस्कुराने का मौका दें और उनके मुस्कुराने का ज़रिया भी बने, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। अच्छा जी, हमने प्रोग्राम के आगाज़ किया है, 16वां रोज़ा है और दुआ ये है कि तमाम रोज़े जिस तरह से अच्छे गुजरे हैं मज़ीद भी अच्छे हमारे आगे गुजरे रोज़े और अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल फरमाए। आज की ख़बरों की तरफ हमने बढ़ना है और इसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जिनकी बर्थडे है उनको भी 11 बजे विश करेंगे। सबसे पहले आज की खबरें। पहली खबर, शहर लाहौर समेत तमाम अर्बन एरिया में कूड़ा टैक्स लगाने की तजवीज़ तैयार। महकमा बल्दियात ने 50 से 500 रुपये फ़ी घर टैक्स की तजवीज़ बना ली। मलिक वहीद और उज़्मा कारदार को शो कॉज नोटिस जारी, कोई कानून से बालातर नहीं। वज़ीर आला। लाहौर में डोर फिरने का एक और दिलखराश वाक़या, पतंगबाजी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां फ्लॉप। और हुकूमत बदलते ही फंड्स भी रुक गए। वेलकम बैक। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इमरान यूनस और दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वैसे आज इत्तफाकन दोनों ऐसे लग रहा है मैच करके कपड़े आए। ये इत्तफाक था कि प्लानिंग करके आए? नहीं, मुझे असल में वैसे ही काला सूट पसंद है। मेरे पास 3-4 किस्म के काले सूट हैं। सही हो गया। तो और वो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। लेकिन ये हुस्न इत्तफाक हो गया फिर आज दोनों का। अच्छा जी, आजे पहली खबर की तरफ। पहली खबर है हमारी आज की, शहर में 50 से 500 रुपये तक फ़ी घर कूड़ा टैक्स लगाने की तजवीज़ है। अच्छा, ये तो अब रिपोर्टर से हम बात करेंगे तो पता चलेगा कि इसका मकसद क्या है, फ़ायदा क्या होगा। लेकिन ओवरऑल आम शहरियों की अगर बात करें ना, आपको हर रोज़ पता चलता है। अभी गैस के बिल दोबारा से कहा जा रहा है कि गैस के निर्ख बढ़ने हैं, 2-3 महीनों में ये भी फैसला हो जाना है। बिजली का फिर जी आपके पास फ्यूल एडजस्टमेंट और ये सिलसिला यानी अब शुरू होने वाला है। पानी के बिल भी ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में सिर्फ ये चीज़ें रह गई थी, ये जो एक्स्ट्रा ऐड की जा रही हैं, मतलब लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। इमरान, देखें जी, जो बात आप कर रही हैं कि बिजली गैस पानी के जो टैक्सेस हैं, वो तो मेरी अपनी सोच है कि वो आवाम के साथ ज़्यादती है। ठीक है, आप टैक्स लगाएं। मैं हमेशा से एक बात ये कहता हूँ कि आपने जो भी कोई टैक्स लागू करना है ना, सबसे पहले उसको कमर्शियल जोन या कमर्शियल सार्फिन जो है उस पर उससे आगाज़ करें, उन पे लागू करें। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जिसका एक मरले का भी मकान है ना, उसने भी हर किस्म का टैक्स जो है ना वो देना है। लाइक अभी जो बिजली के बिल आए हैं, आप यकीन जानें कि मैं कल ही एक बिल जो है वो एक सारिफ का देख रहा था कि उसका बिल जो है वो 8,000 रुपये का बिल था। और जब उसमें मैंने देखा कि उसकी बिजली का इस्तेमाल जो है वो 2800 रुपया था, बाकी तमाम जो हैं वो मुख्तलिफ टैक्सेस थे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि एक शख्स, एक फैमिली जो कि 1.5 मरले या 2 मरले के घर में रहती है, वो इतना टैक्स जो है वो बेचारे कैसे दे दें। अच्छा, दूसरी चले ये तो अलग चीज़ें हैं जिस पे हम हमेशा बात करते रहते हैं। दूसरा, अगर ये इस हवाले से बात की जाए कि जो कूड़ा टैक्स लगाने की तजवीज़ जो पेश की गई है, मेरे ख्याल से ये बहुत पहले जो है वो हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये ऑलरेडी स्टार्ट तो है, लेकिन सिर्फ कमर्शियल जी बिल्कुल, कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है ना उससे जो है वो ये टैक्स जो है वो वसूल कर रहे हैं। घरों पे अभी तक जो है ये टैक्स लागू नहीं हुआ था। तो वैसे भी मैं अगर कहूँ कि जितने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग जो हैं, मैं अपने एरिया की बात करूं, हमारी गली में भी जब वो सफाई सुथराई के लिए आते हैं ना, तो महीने का वो 100-200 रुपया वो बेचारों को वैसे ही दे दिया जाता है कि चले उनकी मेहरबानी के बेचारे अपना काम भी कर रहे हैं और डेली सुबह सुबह वो आते हैं। कर दिए जाएंगे ना। देखें, फिक्स पैसे जो है ना, ये वैसे भी आप ये देखें कि मेरे घर में कोई प्राइवेट है जो कूड़ा उठाने आता है, मैं उसको माहाना 200 रुपया देता हूँ, हर महीने का देता हूँ। लेकिन हर महीने पाबंद बना दिया जाए ना, तो नहीं, पाबंद जो है वो ऑब्वियसली इसमें ये देखें ना कि इन्होंने ये कहा है कि 50 से 500 रुपये। 50 मेरे ख्याल से वो वही बात जिस तरह हमने की
कि अगर कोई सारिफ जो है जिसका सिर्फ 1.5-2 मरले 3 मरले 4 मरले का घर है, मेरे ख्याल से उससे ये शुरू करेंगे 50 रुपये, और ये 500 रुपया जो है ये मेरे ख्याल से कमर्शियल बिल्डिंगों की तरफ चल चलिए जाएगा। अब इसका मकसद क्या, इससे फायदा क्या होने वाला है, दुरेना आप क्यों किया जा रही है? अच्छा, ये ना बड़ा मच अवेटेड था और मैं इसके हक में हूँ, क्योंकि एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब गए थे खुद LWMC, और उन्होंने कहा था कि आपका 15-16 अरब रुपए बजट है और ये कहाँ से जनरेट होता है, पैसे कौन देता है, कैसे करता है। इस तरह तो गवर्नमेंट की तो फैलिया बन गई है, ये फिर गवर्नमेंट के फंड्स चूसने वाली कंपनियां बन चुकी होती हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप उस रिसोर्स का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इतनी कंप्लेंट्स हैं कि LWMC में कॉल करें कूड़ा उठाने नहीं आते, इतने इश्यूज होते हैं, उनके कानों पे जू तक नहीं दिखती। लेकिन अगर ये सर्विसेज दी जाए 100%, तो आप उसका एक मिनिमल चार्ज करें, इसकी स्लैब्स होनी चाहिए। कम आमदन वाले गरीब दिहाड़ीदार मरला वाइज जो हैं, जो एक मरले पे रहता है, जो आधे मरले पे रहता है, एक क्वार्टर पे रहता है, उसके मुताबिक, और जो कनाल पे रहता है, 2 कनाल पे रहता है, फार्म हाउस में रहता है, लग्जरी, और जो प्राइवेट सोसाइटियों पे रहते हैं जाके, जहाँ पे बहुत बड़ा जो प्राइवेट सोसाइटियाँ खुद ये बिजनेस करती हैं कि वो कूड़ा आपका कलेक्ट करती हैं और जाके LWMC के डंपिंग साइट पे फेंक देती है मुफ्त, और पैसे खुद सारे सोसाइटी जेब में रखती है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वन अम्ब्रेला के और एक के नीचे होने चाहिए, कोई एक पैसे इसमें से लें, 50 रुपये लें, 25 रुपये लें, 500 रुपये लें, जो भी लें। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको इससे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप अपना कूड़ा जो है नहीं फैलाएंगे, आप कूड़े को बांध के शॉप पर रख के घर के बाहर को जगह बनाएंगे। अब ऐसे में मुझे बता दें, वो लोग जो कि घर का कूड़ा फेंकते ही बाहर हैं, उनका क्या बनेगा? देखिए, फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए ना, फिर फाइन भी होंगे ना, कवानीन सख्त हो जाएंगे। फाइन लोग भी फिर होंगे। पता क्या करना शुरू करेंगे कि अच्छा हमें 50 अभी ना देने पड़े, बाहर गली में जाके लिटरिंग एक्ट बनेगा। देखें, लिटरिंग एक्ट बनेगा, जो उस वक्त बात हो रही थी कि अगर आप कूड़ा फेंकेंगे आपकी गली के बाहर, घर के बाहर होगा, और ये लोगों को बताना और कोई जरूरी है। पकड़ा जाता है। अभी तो बड़ा आसान है, देखें ना, आप अगर घर से निकलती हैं और जाके कहीं पे सड़क पे या किसी और के घर के आगे कूड़ा फेंक देती हैं और वहाँ पे सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं, लोगों ने पर्सनल कैमरास मौजूद हैं, तो लोगों को डर खौफ होना चाहिए। और ये तो नॉर्मल बात है, म्यूनिसिपल सर्विसेज पूरी दुनिया में कहीं पर मुफ्त नहीं है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में ना हम कोई काम करते हैं, लेकिन जब हम प्राइवेट ये सर्विसेज लेते हैं तो हम 500,000 पे पानी वाले को देखिए, सोसाइटीज में तो ये लागू है, सोसाइटीज में तो बिल्कुल ये चीज़ें लागू हैं। वहाँ पर जैसे म्यूनिसिपल सर्विसेज की दुनिया ने आप 1,000 रुपये लेते हैं, सोसाइटीज़ वाले लेते हैं, और कई सोसाइटीज़ जो हैं वो तो जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वो तो 7-7 हज़ार रुपया। मैं तो 3 मरले वाली बात कर रहा हूँ कि एक प्राइवेट सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ 1,000 रुपये लेते हैं, लेकिन और ये आप 50 नहीं लेने दे रहे। की तरफ जाना है, इंश्योर हो जाएगा कि सफाई रहेगी, फिर गली मोहल्ले साफ रहेंगे। फिर तो रहेगी, हाँ, फिर तो रहेगी। देखिए, जिसने पैसे देने हैं उसने इसका ख्याल चले जी, देखते हैं ये इम्प्लीमेंट होता है तो फिर क्या सूरत हाल होती है। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सीएम साहिबा कहती हैं कि एमपीए को शिकायत थी तो मेरे पास आना चाहिए था, इंक्वायरी के बाद हम एक्शन लेते, वाक़े पर बहुत शर्मिंदा हूँ। एमपीए मलिक वहीद को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और कोई कानून से बालातर नहीं, मरियम साहिबा का ये कहना है। दुरिन आया आप। अच्छा, चले, मैं फिर बात करूँगा, अगर दिखावे के लिए किया लेकिन अच्छा किया। बेशक आप किसी को शो करने के लिए या किसी सियासी जमात को जवाब देने के लिए या किसी को आप ये दिखाने के लिए कि हम मेरिट पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये रिवायत अच्छी है। ये रिवायत अगर वो ASI या जो सब इंस्पेक्टर साहब थे, अगर उनके साथ ये मामला मेरिट पे देखे ना, सारों ने देखा, उसकी वीडियो बनी, हर चीज़ हुई, तो इतना जो पुलिस का मोराल जो है वो हाई किया गया 13 माह में निगरान सेटअप के दौरान, इतना पुलिस को बकअप किया गया और इस लेवल पे लाया कि वो अब थोड़ा सा अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनकी प्रमोशन हुई, सब कुछ, तो पुलिस का मोराल क्या रह जाता। और फिर जो बातें होती हैं कि सियासी जमातें पुलिस को अपना मुलाजिम और गुलाम की तरह ट्रीट करती हैं, वो बातें तो वही रह जानी थी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा इकदाम है, और चाहे जो भी बंदा हो, अगर वो अच्छा काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बेशक। ये बहुत अच्छा काम है कि उसको रिवर्ट, ना सिर्फ रिवर्ट किया उसके ऑर्डर को, उसको वहीं भी ड्यूटी पे वापस पोस्ट किया। उसने गाड़ी शीशे रोके थे ना, हाँ। उसने क्या जुर्म किया था? हमें इतनी बार रोक लेते हैं कि आप फोन सुन रहे थे, आप सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, ठीक है जी, आपने फैंसी प्लेट लगाई हुई है, तो क्या और हम बात है? माजरत कर लेते हैं अगर हम माजरत कर लेते हैं, आपको पता है कि एक कानून है, आपने उसकी पाबंदी अच्छा, नहीं की। बाज़ औक़ात वो माजरत को एक्सेप्ट करके वैसे पूछते हैं अब क्या करते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं जर्नलिस्ट कहते हैं यार जर्नलिस्ट तो माजरत नहीं करते, लेकिन आपका ये अच्छा रवैया हमें मजबूर कर रहा है कि हम आपको वार्निंग दे के एक मौका दें। तो देखिए, ये चीज़ें होती हैं। अगर उसने एमपी साहब को उनकी गुस्ताखी कर ही ली थी उनकी शान में, तो एमपी साहब को भी दरगुजर करना चाहिए था और बता देना चाहिए था कि ठीक है, मुझे एक मौका दे दें, मैं इसको देख लेता हूँ, या मैं परमिट ले लूँगा अगर मिलता हुआ, या मैं काले शीशे उतार दूँगा। और ये चीज़ जी कि मैं, आपने वो अगर वीडियो तो चलाने वाली नहीं है जो वो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से वो मतलब के
मुझे लग रहा है कि शायद हाथ उठाना बैठे, हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल वज़ीर आला ने अच्छी रिवायत कवानीन की। सबके लिए हैं, वो चाहे आम शहरी है, वो जब एक कानून बन गया, एक ट्रैफिक लॉ बन गया तो वो सबको फॉलो करने, ऐसे नहीं है कि MP MNA उससे बाला तार हैं। जी देखें, माशरती रवैयों में तब्दीली या माशरती तरक्की की बात तो हम हमेशा करते हैं। हमने क्या बात करनी है, असम्बली में भी ये बातें होती हैं और वहाँ पर ये भी बात होती है सॉरी, कि कवानीन जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। मिसालें तो ये दी जाती हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर CM PM और मेंबर असम्बलीज जो हैं वो लाइनों में लगते हैं, चाहे उन्होंने कोई टिकट ख़रीदनी है, चाहे उन्होंने किसी स्टोर से कोई ग्रॉसरी करनी है, वो लाइनों में लग के बिल पे करते हैं। इसकी मिसालें जो हैं वो असम्बली में दी जाती हैं और जब हम खुद असम्बली के सेशन जो हैं वो हम कवर करते रहे हैं तो उसमें ये बातें मैंने अपने कानों से सुनी हुई है और आंखों से उन्हें बोलते हुए देखा हुआ है। अब जब आपके अपने इदारे उस चीज़ को फॉलो करना चाह रहे हैं तो भाई आप उनके साथ फिर इस किस्म का रवैया इख्तियार करेंगे जो आपने वो वीडियो में देखा और जो सुना। अब MPA साहब जो हैं इन्होंने ही, मतलब यही लोग हैं ना जिन्होंने कवानीन बनाने और उन पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मातहत इदारे हैं उनको हिदायत जारी करनी है। और अगर एक बेचारा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जो कि यासिर नसीब आई थिंक उसका नाम था, उसने अगर रोका है कि काले शीशे तो वैसे ही ममनू है, हाँ ठीक है, अगर कोई गाड़ी है उसके पास कोई ऐसा लाइसेंस है, परमिट है जिस पे वो ब्लैक अपने पेपर लगा सकता है तो ठीक है, लेकिन वो आपको चेक करवाना पड़ता है ना, वो आपने शौकिया तो नहीं जेब में रखा। अगर किसी ने आपको रोका तो आप दिखा दें कि भाई ये मेरा परमिट है, इस वजह से मैंने काले शीशे लगाए हुए हैं। और अगर मेरे पास नहीं है तो बंदा तारुफ करवा देता है कि जी मैं MPA हूँ, चले मैं उतार देता हूँ। आपको उतारने पड़ेंगे, क्यों? कवानीन सबके लिए बराबर है। फिर आप उतर रहे हैं और आप उससे, वो कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है सर, मेरी ड्यूटी है। जो मैंने वो सुना है उसमें वो कह रहा है कि जी मेरी ड्यूटी है आपको चेक करना। उसने ये नहीं कहा आपको चेक करना, उसने कहा गाड़ी को चेक करना, काले शीशे वाली गाड़ी को चेक करना सर मेरी ड्यूटी है, मैं इसी के लिए खड़ा हूँ। फिर उसके साथ जो हुआ वो सबको पता है। और ये बड़ी अच्छी बात है जिस तरह दुर्रे नियाम ने कहा कि चले, पता नहीं दुर्रे नियाम ने किस बेस पे कहा है कि चले दिखावे के तहत ही सही मैंने कहा कुछ किया तो किसी ने बात यही करनी है ना, आपने देखें। आप मैसेज भी देना चाहते मैं सिर्फ एक बात और भी इसमें एडअप करूंगा, फिर इमरान अपनी बात कंटिन्यू करेगा कि लाहौर में अगर कवानीन पे अमल नहीं हो रहा ना, तो दो चीजें बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं। एक अमीर बंदा बैठता है पीछे गाला डाला लगाता है, उस पर 2 गार्ड बिठाता है और वो आपकी मेरी गाड़ी को बाईपास करके बेड़ा गर्क कर देता है। और दूसरा शो ऑफ वेपन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमें इस काले शीशों के साथ ये 2 और पॉइंट्स पे भी वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस चीज़ को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अब मुझे ना थोड़ा, मैं जब इस खबर की डिटेल पढ़ रहा था ना तो मैं यही सोच रहा था, पता नहीं शायद दुर्रे नियाब इस पर क्या अडेप्ट करेंगे इसमें, कि MPA को शो का नोटिस दिया और इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की गई है वज़ीर आला की तरफ से, जो कि पार्टी की फ़िलहाल तो अभी सूबे की हेड भी है ना अपने मेंबर असम्बलीज़ की। तो भाई आप ठीक है इंक्वायरी करेंगी, क्या आप गारंटी देंगी कि आपकी पार्टी का कोई MPA, बाकियों को छोड़ें, क्या आपकी हुक्मरान जमात की पार्टी जो है उसके MPA जो हैं दोबारा ऐसा कोई अमल जो है वो नहीं करेंगे? अगर तो नहीं करेंगे फिर तो हम आपके साथ हैं। इसको मिसाल भी इसलिए शायद उनकी तरफ से बनाया गया ताकि आगे से कोई जो है ना वो ऐसा कुछ करते हुए गलत बात है ना, गलत बात बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अप्रिशिएट हम इस चीज को, अगर CM साहिबा ने इसका नोटिस लिया है और इस पर कायजी कार्रवाई होगी। एक ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू बैक 2 वाकयात, 2-3 वाकयात ऐसे हो गए हैं। और हमेशा जब कोई वाकया आता है तब हम देखते हैं कि एकदम से सारे जाग जाते हैं, CM साहब, पुलिस और सब लोग जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, पुलिस को टास्क दे दिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके ये एक के बाद दीगर 2-3 वाकयात हो गए हैं। डोर फिरने का एक और दिल खराश वाकया हुआ जी, पतंगबाजी के खिलाफ कार्रवाइयाँ फ्लॉप हैं। ये तो मेरे ख्याल से दोबारा से प्रॉपर एक इसको नई शक्ल देने की ज़रूरत है और सबसे पहले तो उस माफिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि व्हाट्सएप पे ऑनलाइन ये बिज़नेस बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है, खुश उसलूबी से चल रहा है। पहले इनको रोकेंगे तो ये वाकयात कम होंगे। इमरान ना देखें, एक वक्त था कि ये खेल जो है, ये सकाफती खेल जो है वो बन चुका था और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इससे जुड़ा हुआ था, जो कि इकट्ठा भी होता था। आहिस्ता आहिस्ता ये खेल जो है, ये खूनी खेल जो है वो बन गया। मैं अगर इसके हवाले से थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूं तो मैं आपको बड़े अच्छे से ये सारी पता चल जाएगा कि ये कैसे कंट्रोल हो सकता है और कैसे किया जा सकता है। जो ऊपर बैठे हैं वो हमसे ज़्यादा सियाने हैं, उनको भी इस चीज़ का पता होगा, लेकिन वो नहीं करते और ना करेंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊँ कि मैं एक वक्त था कि
मैं बहुत ज़्यादा इस खेल को खेलता था। ये बात है 2006-07 शौकीन है की। ना बहुत सारे तब लोग, हम बाकायदा शौकीन, गेम अपना होती अपना थी, शौक मुकाबले है। होते थे। हम गुजरांवाला से कसूर जाते थे मुकाबले करने और बड़े प्राइज़ हम जीतते थे। उस वक्त भी डोर इस्तेमाल होती थी। उस वक्त जो है वो गले नहीं कटते थे। उस वक्त क्या होता था, अगर डोर बाइक पे जाते हुए या वैसे जाते हुए डोर आपके जिस्म को लगी है ना, तो वो टूट जाती, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा हल्का सा कट लगता था, मामूली सा, लेकिन वो कभी गले नहीं काटती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर केमिकल डोर आई और उसके साथ ऐसा मोटा धागा आया अना कि अगर आप उसको मोटर बाइक के साथ बांध के खींचेंगे तो वो नहीं टूटेगा, बाइक गिर जाएगी या वेस्पा गिर जाएगा। इतने मोटे धागे आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में, हमारे इस मुल्क में 2 फैक्ट्रीज हैं जो ये मोटा धागा बनाती हैं, जो एक्सपोर्ट भी करती हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी पूरे शहरों में वो डिलीवर भी होता है। वो सिर्फ डोर का धागा बनाते हैं मोटा, वो बहुत मोटा होता है, और केमिकल भी वही बनाते हैं। खुदारा अगर आप सिर्फ उन 2 फैक्ट्रियों को बस पकड़ लेना, बंद कर दें, और मोटे धागा जो है, डोर जो है ना, वो अभी भी, जो बारीक डोर पहले यूज होती थी ना, वो अभी भी टूट जाती है। लेकिन ये जो मोटे धागे बने हैं ना, आप यकीन जाने, ये टूटते ही नहीं है। और लोग बस इसलिए कि जी हमारी पतंग ना कटे, उसके लिए मोटा धागा जो है महंगे दामों खरीदते हैं। अगर आप उन फैक्ट्रियों को लगाम डाल लें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी देती हैं, टैक्स भी देती है, और माजरत के साथ अंडर द टेबल मनी भी देती हैं आप, ठीक है, मुझे पता है कि वो लोग कौन है। जब मुझे पता है तो भाई क्या सरकार को नहीं पता होगा? सही। आप उस चीज को कंट्रोल करें। देखिए ये मांझा लगता है, ये ये मांझा जो यूज होता है ये पहले भी होता था। यानी जज से जब तक इसको नहीं खत्म किया जाएगा तो ये ऊपर वाली कार्रवाइयों का कोई फायदा नहीं, दुरे ना आया। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ख़त्म हो चुकी है हमारे अंदर, तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं और बरमला कर रहे हैं। फिर हमारी माओं को, वालदैन को यही नहीं पता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी बच्चे छतों पे या दोस्तों की तरफ जाके क्या खेल रहे हैं। अगर आज किसी का बच्चा है, खुदा ना खास्ता कल को आपका बच्चा, हमारे तो माँ बाप को ये भी पता होता था कि शाम को 7 बजे मैं किस दोस्त के घर हूँ, ठीक है, या शाम को मगरिब की अज़ान से पहले घर आना है, हाँ, या शाम को 4 बजे अगर कहीं गए हैं तो 2-4 दोस्त मिलके कहीं पे खड़े होकर समोसे खा रहे होंगे। हर चीज़ शेयर होती थी, हर चीज़ का पता होता था। छोटा सा आपकी कम्युनिटी होती थी, उसमें एक दूसरे का पता होता था। आपको पता ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पतंगबाजी कर रहे हैं और उनको इस चीज़ का अदराक ही नहीं। इमरान ने जो बात की ना, बात ठीक की है, लेकिन एक बच्चा है, उसको इस चीज़ का अदराक ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसको ये पता ही नहीं कि मैं मोटी डोर या धाती डोर इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये टूटी नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी ले जाएगी। वो एक खेल खेल रहा है और घर में अपने खेल खेल रहा है, नीचे घर वाले मसरूफ़ अमल हैं, ऊपर बच्चे जो है अभी तो वो फैसलाबाद वाला वाकया जो है वही आंखों से नहीं जा रहा। बिल्कुल। अब पुलिस पे आप बर्डन डाल रहे हैं, ठीक है, पुलिस अब अपनी क्या कर रही है जी, हर वक्त जो है वो अपनी मोबाइल के अंदर एक सीढ़ी रख के फिर रही है, जिधर उनको मौका मिलता है वो जाके वहाँ पे सीढ़ी लगा के समझ नहीं आ रही है। अभी मैं खबर पढ़ी थी कि पुलिस ने बोर्ड के एग्जाम की बहुत अच्छी सी, वो आईजी साहब ने कहा है कि इंश्योर करना, ये भी काम क्या पुलिस? देखिए, पुलिस के अब सारे काम आपने डाल दिए पुलिस के जिम्मे। आप हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किधर है, आपके डिप्टी कमिश्नर, आपके कमिश्नर, आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स, आपके तमाम वो एडमिनिस्ट्रेशन किधर है जो माजी में काम किया करती थी, चाहे डेंगू हो, चाहे पोलियो हो, चाहे कोई मामला होता था। आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सो रही है ना। आप मुझे बताएं कि एक असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर शहर को अगर 5 तहसीलों में तकसीम करके एक असिस्टेंट कमिश्नर को सरबराह बना दिया है और एक बड़ी लंबी फौज दफर मौज नीचे है, डबल कैबिन आपको दे दिया है, फ्यूल आपको दे दिया है, एसी वाले दफातर आपको दे दिए हैं, गनमैन आपके पीछे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। पुलिस तो कर रही है। आप पुलिस के पास एक बंदा ले आए और वो उसने खिलाफ ज़ाब्ता काम किया, वो तो पर्चा देगी। आपके इस्तगासे किधर हैं, आपके मजिस्ट्रेसी राइट्स किधर इस्तेमाल हो रहे हैं, आप कितने पतंगबाजों को, कितने पतंग के कारोबार में मुलविस करने वालों के खिलाफ इस्तगासा जमा करा रहे हैं कि FIR दें, एडमिनिस्ट्रेशन FIR दे। कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे? रियासत ही जब खड़ी नहीं होगी, ओन नहीं करेगी इन मामलात को और वो खुद मुद्दई नहीं बनेगी, तो ये काम किस तरह रुकेगा? इमरान ने ठीक बात की। अगर हमें पता है कि धातें कहाँ बनती हैं, डोर, ये केमिकल डोरें किधर बिकती हैं, किधर से होता है, तो इनको नहीं पता। कहाँ पे फैक्ट्रियाँ सील हो रही हैं, कहाँ पे जाके मामलात हो रहे हैं। ज़रूरी है कि हम किसी की जान जाने का इंतज़ार करें? नहीं, अब इन रिवायती जुमलों से हटकर काम करने की कुछ ज़रूरत है। आपको इस माफिया को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कार्रवाइयाँ ज़रूर करें, लेकिन मैंने खबर को वाइंड अप करना है। पेरेंट्स से ज़रूर ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, जिससे किसी की जान जा रही है वो खेल कैसा खेल है, और खुदा ना खास्ता अगर किसी की आज किसी दूसरे की जान जा रही है, ये डोर फिरने से ऐसे बाइक पे जाते जाते खुदा ना खास्ता
अल्लाह ताला रहम करे कल को आपका कोई अपना प्यारा जो है वो मुतासिर हो जाए तो फिर इसी जिम्मेदारी को समझें, दूसरों के लिए कुछ करें, आपकी अपनी ज़िंदगियाँ भी महफूज रहेंगी। जहाँ तक रह गई इंतज़ामिया CM साहिबा कार्रवाइयाँ कर रही हैं तो आपको इसको जड़ से ख़त्म करना होगा, तब तक ये मामला नहीं रुकने वाला। ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ भी। वेलकम बैक। हुकूमत बदलते ही फंड्स भी रुक गए। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबा चैलेंज बन गया है लोगों के लिए। एक्चुअली ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दुरिनाया अच्छा, थोड़ा सा प्रोजेक्ट था अब जो रह गया था निगरान सेटअप जाते जाते पैकेज 1 जो कि न्याजी चौक से आपके इधर गुलशन रावी से पहले आता है वहाँ तक कंप्लीट कर गया था। ऊपर ट्रैफिक गुजर गई थी, हम भी गुजर गए थे, CM साहब ने तख्ती भी लगा दी थी, ख़त्म हो गया था। वहाँ से आधा प्रोजेक्ट पे आप पूरा ट्रैवल कर सकते थे। अब जो अगला पोर्शन था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था जिसने इसको न्याजी चौक से कनेक्ट करना था बाबू साहब और फिर आप मोटरवे चढ़ सकते थे, वो प्रोजेक्ट है बट इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना बना दिया गया। इशू क्या है? इशू फंड्स है। 1.5 अरब रुपए मंजूर शुदा पड़े हैं। आपको मैंने कह दिया कि ये आपके फंड्स है, मंजूर है, ये आप मार्च में ले लें, यूटिलाइज कर लें। अब मार्च खत्म होने को आ रहा है, ना आप फंड्स दे रहे हैं, ना आप प्रोजेक्ट पे तवज्जो दे रहे हैं, ना कोई वहाँ जाके देख रहा है कि भाई क्या प्रोजेक्ट है, क्या चल रहा है। एंड टाइम पे आपने रिस्पांसिबिलिटी किसके देखिए ना, एंड टाइम पे आपने कमिश्नर लाहौर को तब्दील कर दिया। बजाय कि आप 2-3 प्रोजेक्ट रह गए थे, आप कहते कमिश्नर साहब ये कंप्लीट करा के फिर आप DGLD का चार्ज छोड़ें। आप ये वाइंड अप करेंगे, लोगों को ईज करेंगे तो आप चले जाए। मैक्सिमम 1 महीने का काम था। मेरी कैलकुलेशन में मार्च 31 तक, इस मंथ के एंड तक पैकेज 1 को खुल जाना चाहिए था जो बंद रोड का है। इसी तरह आपके वॉल्टन के प्रोजेक्ट डिस्टर्ब है। कहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। फंड्स अब 1.5 अरब रुपए का काम कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में मकरूज हो चुके हैं, सिर्फ 60 करोड़ रुपए जारी किए जिसकी वजह से उसने अपनी लाइबिलिटी उतारी है और काम छोड़ के बैठ गए। अब ये मनसूबा मुझे बंद रोड वाला अप्रैल में भी मनसूबा मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा, जो महज 15 दिन 20 दिन का काम था, जो 20 मार्च का असेस किया जा रहा था बहुत कि 20 मार्च करना पड़ा लोगों अब मैं यही बात कर रहा हूँ कि इमरान भी जाता है, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाती हैं, कितनी आबादी है वहाँ पे। बंदे पे बंदा बाइक पे बाइक चढ़ी होती है, चिंची रिक्शे, लोडर, आसपास सनते हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, इतनी हैवी ट्रैफिक है और आपने मेन कॉरिडोर को डिस्टर्ब कर रखा है। मेरे पास वक्त कम है, मुमकिन कैसे मुझे वाइंड अप की तरफ सिर्फ आप फंड्स दें फौरी तौर पे, पैसे दें, अदरवाइज कोई रुकावट नहीं। अदरवाइज कोई रुकावट नहीं, फंड्स ही रुकावट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हेडलाइंस होंगी और उसके बाद हमने शो में आना है। वेलकम बैक। नाज़रीन, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हम अपने शो हमेशा इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आपको तंदुरुस्त रहने के हवाले से टिप्स देते रहें, आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू करते रहते हैं, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से ज़हनी और जिस्मानी। हम आप तक चीज़ें इंफॉर्मेशन इसलिए पहुंचाते रहते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको रिलेट करके अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फाउंटेन हाउस में बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो रहते हैं जो कि ज़हनी तौर पर किसी ना किसी मर्ज़ का शिकार होते हैं, बीमार होते हैं, या जिनको हम कहते हैं कि जी उनका जहन सही तरह से काम नहीं करता। ऐसे लोगों को संभालना, इनकी कफ़ालत करना, इनका इलाज मुआवजा करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो फाउंटेन हाउस में ज़हनी अमराज का शिकार जो अफराद हैं उनका इलाज मुआवजा किस तरह से किया जाता है, कौन लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, किस तरह से ये काम किया जाता है, अगर कोई इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाह रहा है वो किस तरह से कर सकता है। और इसके साथ साथ हम ज़रूर यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हमने ज़हनी अमराज से दूर कैसे रहना है, बचना कैसे है, जो मुतासिर हैं उनका ख्याल कैसे रखना है, पता कैसे चलता है कि आपके घर में किसी को मसला ये ऐसा है। और ये सोसाइटी का एक इशू है ना कि फ़लाँ बंदा पागल हो गया है, इस चीज़ से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। फाउंटेन हाउस में मरीज़ों का इलाज किस तरह से किया जाता है, किन किन चैलेंजेस का सामना होता है, इन मरीज़ों को संभालना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, MS फाउंटेन हाउस हैं डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये फाउंटेन हाउस कब कायम किया गया, क्या मकसद था, किस चीज़ ने ये रियलाइज़ कराया कि एक फाउंटेन हाउस होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ मुझे गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पे। तो थैंक यू वेरी मच आपकी TV चैनल का
कि आप हमेशा फाउंटेन हाउस जैसे इदारों को सपोर्ट करते हैं और इनके कॉज को जो है ना उजागर करते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे फाउंटेन हाउस जो है ना वो एक साउथ एशिया का एक ऐसा इदारा है कि जिस पे बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुसलमान हमें प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में 550 फाउंटेन हाउस हैं और इसका जो पहली फाउंटेन हाउस है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर है और दूसरा फाउंटेन हाउस लाहौर जहाँ हम बैठते हैं और उसके बाद जो है वो 550 है। लेकिन हमारा जो फाउंटेन हाउस, पाकिस्तान का जो फाउंटेन हाउस है, वो बाकी दुनिया के फाउंटेन हाउस से इंटायरली डिफरेंट है। उसकी वजह यह है और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला भी है, सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला जो फाउंटेन हाउस है पूरी 550 फाउंटेन हाउसेस में, वो लाहौर और पंजाब में जितने फाउंटेन हाउसेस हमारे हैं वो ग्रो करने वाला है। अच्छा, उसकी बड़ी मेन वजह मैं आपको बता दूँ। देखिए, सारी दुनिया के जो जितने भी फाउंटेन हाउसेस हैं वो डे केयर सेंटर्स हैं। पेशेंट सुबह जाता है और दोपहर में वापस चला जाता है अपने घर। फाउंटेन हाउस लाहौर, सरगोदा, फारुखाबाद जो पाकिस्तान में है, जो लाहौर मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के अंडर में काम कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट सेंटर भी हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी हैं फॉर साइकेट्रिक पेशेंट। जो जहनी और नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला लोग हैं उनकी हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, उनकी बहाली पे भी काम करते हैं। और ये सारे के सारे जो दुनिया के फाउंटेन हाउस है वो गवर्नमेंट फंडेड हैं और पाकिस्तान का फाउंटेन हाउस जो है वो आप लोगों की मदद से चलता है। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फ़र्क है और इसको समझने की ज़रूरत है। और ये पाकिस्तानी क्योंकि एक ज़बरदस्त कौम है और ये चैरिटी पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए अहकामात पे ज़कात, सदका, चंदा तो ये देते हैं, तो इस वजह से ये फाउंटेन हाउस हमारा माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अच्छा, ये फाउंटेन हाउस की ज़रूरत पाकिस्तान में क्यों पड़ी और ये फाउंटेन हाउस जो है वो यहाँ पे क्यों काम कर रहा है? प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब जो उस ज़माने में मेंटल हॉस्पिटल के एमएस थे, जो इसके बानी हैं, उन्होंने जब न्यूयॉर्क का विज़िट किया और वहाँ पे देखा कि ये इतना खूबसूरत इदारा है, तो उन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान में क्यों ना हो। तो ये उनकी एक ब्रेन चाइल्ड था और उसके बाद आज से कोई 55 साल पहले ये फाउंटेन हाउस शुरू हुआ और अब यहाँ पे इस वक्त ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा। कैपेसिटी कितनी है? 400 बेड का ये फाउंटेन हाउस लाहौर है, 250 बेड का फारुखाबाद जो 25 एकड़ पे बना है, वर्सिंग प्लेस। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के हर आदमी को फाउंटेन हाउस एक दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाना चाहिए। आप कंपैरिजन करके यकीन माने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और दूसरा जो हमारा सरगोदा में वो 8 एकड़ पे बना हुआ है, चौथा हम ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बना रहे हैं 5 एकड़ पे, छठा हम मुल्तान में बना रहे हैं और 7वां हम कराची में बना रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसकी मैं एक बड़ी मेन वजह बता रहा हूँ। टेक्निकली तौर पे पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उसमें फाउंटेन हाउस जैसे इदारों की ज़रूरत नहीं थी। सही कह रहे हैं। ठीक है भाई, पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना था कि हम अपनी माँ को छोड़ें और एड्रेस चेंज कर लें, इसलिए तो नहीं बना था कि बीवी को छोड़ के जाएं या बेटी को तलाक हो जाए तो उसको यहाँ छोड़ दें। लेकिन साइकेट्री के अमराज पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 8 अरब है, इसमें से 2 अरब लोग जो है ना कहीं साइकेट्रिक इशूज़ के साथ हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन। अब 25% ऑफ द पॉपुलेशन अगर पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, जो सेंसस आपको पता है उस हिसाब से, तो 7 करोड़ लोगों को साइकेट्रिक इलनेस है पाकिस्तान में। हर 4 में से एक आदमी, अगर हम यहाँ पे 4 लोग बैठे थे तो एक आदमी साइकेट्रिक इशू है। अच्छा, इसमें एक और बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती जो है, सारी दुनिया में साइकेट्री के अमराज हो या कोई और अमराज हो वो डिस्कस करते हैं। ये वाहिद मुल्क है, या इस तरह के साउथ एशिया के कुछ मुल्क हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे साइकेट्री के अमराज के बारे में बात करना टैबू है, स्टिग्माज है। पागल आप करा देते थे डायरेक्ट। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आपके टीवी के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूँ और ये जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये नफ्सियाती बीमारी होती किसको है। नफ्सियाती बीमारी सिर्फ उसको होती है कि जिसके पास दिमाग हो। शर्त नंबर 1 ही है, सही, बस एक ही क्राइटेरिया है और कोई क्राइटेरिया नहीं। भाई सिंपल सी बात है कि मेरे पास हाथ है तो इसको इसी में कोई बीमारी हो सकती है ना। हाथ ही ना होगा तो बीमारी कैसे होगी? आंखें हैं तो उसी क्यों होंगी ना जिसके पास आंखें हों। नहीं होंगी तो कहाँ चश्मा लगेगा? ना ही कोई ऑपरेशन होगा, ना कोई स्क्विंट होगा, ना कोई नीली या ना पीली आंखें। सही। तो दिमाग की बीमारी किसको होती है? जिसके पास दिमाग है। सही। तो जिसको यह समझ में आ जाए आज, तो प्लीज़ कल से किसी को पागल ना कहना यार। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम ये समझ लें तो फिर हम इसमें बुरा भी नहीं मानेंगे। और अगर हमें कोई दिमाग की बीमारी हो, इवन जो दिमाग की बीमारी बहुत कॉमन है हमारी ज़िंदगियों में,
इसको डिप्रेशन कहते हैं और एंजाइटी कहते ये हैं। हर बंदे को है। तो ये तो ज़िंदगी की दौड़ में शामिल है, क्योंकि रात को बिजली चले गई, सुबह पानी नहीं आ रहा, तो रोज़ाना डिप्रेशन जो है, रोज़ाना आप टीवी देखते हैं, गज़ा के हालात दिखते हैं, मेरे बहन भाइयों को जिस तरह मारा जा रहा है, तो डिप्रेशन होता है। तो अगर हमें ये समझ में आ जाए तो फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। जब हम डिस्कस करेंगे तो मसले का हल निकलेगा। प्रॉब्लम यही है कि फाउंटेन हाउस जैसे इदारों को ज़्यादा सपोर्ट क्यों चाहिए आप सबकी, कि हम इस चीज़ के अंदर अभी भी जूझ रहे हैं कि हमने छुपाना है। यानी खुदा ना खास्ता हमारी बेटी को डिप्रेशन हो जाए तो हम अस्पताल नहीं लेके आना चाहते, हमारा बच्चा जो है ना स्पेशल चाइल्ड है, तो हम छुपाते हैं, जबकि मोहल्ले वाले कह रहे हैं तुम्हें गुनाह की सज़ा है तुम्हारे बच्चे, इसलिए तुम्हारे बच्चा ये पैदा हुआ है। हम डिस्कस नहीं करते, हम स्टिग्मा फील करते हैं, हम जो है अपने ऊपर एक इल्ज़ाम समझते हैं कि हमें पागल करार दिया जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, और वो मिसाल ये है कि खुदा ना खास्ता अगर घर के अंदर कोई साइकेट्री का मरीज़ है या ड्रग एडिक्शन का मरीज़ है जिसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, उस घर में अगर एवरेज 6 लोग रहते हैं ना, वो 6 के 6 जो है ना वो स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस हैं और वो आइसोलेटेड है। बिल्कुल सही कहा। और उसकी मेन वजह यह है कि अगर बच्चा साइकेट्री का मरीज़ है तो माँ शादी में नहीं जाती, बाप जो है ना वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता, छुपता है, बताना नहीं चाहता, क्योंकि मोहल्ले वाले रिश्तेदार दोस्त अहबाब उसी बच्चे के बारे में बात करते हैं जो नशा करते, उसी बच्ची के बारे में बात होती है जिसकी मंगनी टूट गई है या जिसके घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसी बच्चे। ये हमारा पैथोलॉजिकल माशरा है, बड़ा नेगेटिव किस्म का माशरा। तो फिर इलाज की तरफ कौन आए भाई? यानी अगर खुदा ना खासा उसकी बहन की शादी हो जाए किसी नफसियाती मरीज़ की, तो घर वाले कहते हैं पागल का ख़ानदान की बेटी हमें दे दी। वो बेचारी चाहे कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी अच्छे उसके प्रेजेंटेशंस हैं, लेकिन वो फेस करती है वो सारी चीज़ों को, फिर अल्टीमेटली वो साइकेट्रिक इलनेस। तो इसी वजह से जो नफसियाती बीमारियां हैं हमारे माशरे में बेतहाशा फैलती जा रही हैं। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह उसके रसूल को बहुत मानते हैं, पाकिस्तान अल्लाह उसके रसूल के नाम पे बनने वाला मुल्क है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अभी भी हम 250 साल पहले जो माशरे की बिहेवियर था वो भी मौजूद है अभी तक, क्योंकि हमें नज़र भी बहुत लगती है जी, जादू भी हमारे पर बहुत ज़्यादा होता है ना, ऐसा ही है ना, हर घर पर जादू होता है। और फिर हमारे पास जाली बाबे भी बहुत हैं। हमने एक रिसर्च की कि हमारे पास जब ये लड़कियां जिस्म जलाई हुई लाती जाई जाती हैं, हमारे पास जब लड़कों को जंजीरों से बांध के लाया जाता है, तो जब लाया जाता है तो ये किन के पास से होके आते हैं, तो पता चलता है कि 7-8 जाली बाबों के पास से होके आते हैं। तो जब तक हमारे पास पेशेंट आता है उस वक्त तो वो गॉन केस हो चुका होता है। लास्ट आज से 10 साल पहले हमने 10,000 से ज़्यादा पेशेंट हम साल के चेक करते थे। लास्ट ईयर हमने 1.25 लाख पेशेंट चेक किए। ये इतनी तेज़ी से गिराव जो है ना ऊपर जा रहा है। फाउंटेन हाउस की OPD 100% फ्री है। जो शख्स आके हमें ये कह दे कि हमें दवा की ज़रूरत है और हमें ज़कात के हकदार हैं, तो हमने ज़िंदगी भर उनको दवा देनी है। जो शख्स हमसे आके कह दे हमारा एक पेशेंट पे हर महीने 1 लाख रुपए खर्च होता है रखने का, कोई हमें 2,000 देता है, कोई हमें 5,000 देता है, कोई देता ही नहीं है, तो बाकी सब हमारी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, एक तरफ तो वो बच्चे हैं, और वो बच्चे ख़ास तौर पे वो बेटे हैं यार, जिनके पैदा होने में मिठाइयाँ बढ़ती हैं और बहुत प्राउडली सीना चौड़ा करके हम आते हैं, घोड़े भी नचवाते हैं। वो जब अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं तो एड्रेस भी चेंज कर देते हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे भी मैंने देखे हैं स्कूल के, कॉलेजों के, कि जो फाउंटेन हाउस के लिए फ़ंड रेज़ करते हैं, जो अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं। और ऐसे बच्चे और ऐसी फैमिलीज़ मैंने देखी हैं कि जो मेहंदी लाती हैं, जो चूड़ियाँ लाती हैं ईद के वक्त, रमज़ान में उनके लिए कपड़े लेके आते हैं, उनके लिए चप्पलें लेके आते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं। और जब वैसे ये 98% हैं पाकिस्तानी जो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन 2% वो भी हैं कि जो ये काम करते हैं कि अपनी बेटी को फाउंटेन हाउस को रात के अंधेरे में गेट पे छोड़ते हैं, जिसको तलाक हो जाती है, और फिर एड्रेस चेंज कर लेते हैं। तो मेरे पास इस तरह के 700 के करीब मरीज, 700। अच्छा, हम अब ये जो नंबर ऑफ़ द पेशेंट है ये इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मैंने आपको बताया टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये जो हम कुछ कर रहे हैं। 700 कहाँ, 7 करोड़। बिल्कुल। और इनमें से कई मरीज़ ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे माशरे में ऐसे मौजूद हैं, बिल्कुल सही। कि जो किसी के लिए जान के लिए ख़तरा है और अपने लिए भी ख़तरा है। एक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया जिसको कहते हैं, वो 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन होती है। न्यूयॉर्क में भी उतना ही है, और ये जद्दा में भी उतना ही है, ये इंग्लैंड में भी उतना ही है, वो लाहौर में भी उतना ही है। अगर 1 to 2% की पॉपुलेशन की आप बात कर ले तो 50 लाख स्किज़ोफ्रेनिक पाकिस्तान में, कि जिनको इस किस्म की आवाज़ें आती हैं या उनको चीज़ें नज़र आती हैं जिसको जिन कहते हैं,
या ऑर्डर होता है कि ये जो मेरी बेटी है ना, ये जब घर आती है तो ये पर्दा हिलता है, कोई बंदा इससे मिलने आता है, उसको ये वहम होता है, वो फिर उसकी गर्दन काट देता है। ये इस बीमारी का मर्ज का एक हिस्सा है जिसके 50 लाख के करीब हमारे पास है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाए तो ये नहीं होता, नहीं तो इनको फिर हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। तो फाउंटेन हाउस जैसे इदारों की जो है ना वो सख्त ज़रूरत है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब का एक विजन है कि इनिशियली तौर पे अखवत की भी वो चेयरमैन है, अखवत यूनिवर्सिटी की भी चेयरमैन है, तो उनका एक विजन है कि इनिशियली तौर पे हर डिवीज़न हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के फाउंटेन हाउस जैसे इदारे होने चाहिए और इसके अलावा फिर पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए। और इनिशियली तौर पे पंजाब में तो इसी की चेन मैंने आपको बताई है कि हम बना रहे हैं, लेकिन ये मुश्किल तरीन काम है। उसकी वजह क्या है कि एक सारी दुनिया में जो मर्ज़ हैं, चाहे वो कोई दिल का मर्ज़ है, कैंसर का मर्ज़ है, स्किन का मर्ज़ है, आँखों का मर्ज़ है, बुखार है, नज़ला, खांसी है, पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है खुद, और जाने के बाद डॉक्टर की बात को वो मानता है। सही। ये वो पेशेंट है कि वो कहते हैं हम बीमारी नहीं, बीमार तुम हो, गोली तुम्हें खानी चाहिए। अब एक आदमी मानता ही नहीं है तो उसको आप कैसे इलाज करें उसका? सही कहा आपने। ये मुश्किल तरीन काम है। एक घर में अगर 7-8 लोग रहते हैं तो एक अपनी बहन को नहीं संभाल सकते, एक अपने भाई को नहीं संभाल सकते, तो हम इस तरह के 700 मरीज़ों को संभाल रहे हैं, तो एक मुश्किल तरीन काम है। अच्छा, हम असल में क्योंकि रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं, बहाली पे काम करते हैं, हम उनको इंसान समझते हैं अपने जैसे, तो हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब का जो हुक्म है ना, वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके टीवी प्रोग्राम से कि आप आके जो है ना वो ज़रूर देखें कि हम फाउंटेन हाउस चला कैसे रहे। उनका कहना ये मुझे ये वो कहते हैं कि अगर आपको एडमिट हो जाना पड़े ना तो चादर कैसी होनी चाहिए बेड की, और तकिया कैसा होना चाहिए, उसका गिलाफ कैसा होना चाहिए, और नाखून कटे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, खाना कैसे मिलना चाहिए। तो हम हर सामान अपना जो है वो मेट्रो से ख़रीदते हैं, हम कोई लोकल परचेज़ करते ही नहीं। मुझे पता है कि सब्ज़ी मंडी में सस्ता मिलता है सामान। हम हर बुध वाले दिन शाहपुर कांजरा लाहौर में एक मंडी है जहाँ जानवरों की मंडी है, हम वहाँ से अपनी गाय खुद ख़रीदते हैं, अपनी बकरी खुद ख़रीदते हैं। हम हर सेलिब्रेशन जिस तरह हमारे घरों में होती है, जैसे रमज़ान में अब सहरी हो रही, तो 100 के करीब लोग हमारे मरीज़ जो है वो सहरी कर रहे हैं। आप कभी आके देखें कि बाकी 300 जो है वो सहरी नहीं कर रहे हैं। यानी ये मरीज़ रोज़ा भी रखते हैं? हाँ, उनमें से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कर्नल हैं, जनरल हैं, कौन नहीं है। आए तो रूही बानो 13 साल फाउंटेन हाउस रही है। रूही बानो की 3 मास्टर्स की डिग्रियाँ थी। रूही बानो को 2 प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिले थे। फाइनेंशियली तौर पे गुलबर्ग लाहौर में क्लिफ्टन में उसके घर थे। तो जब साइकेट्रिक इलनेस हुई तो उसको यही पता नहीं था कि ये मेरा किचन है कि मेरा बाथरूम है। ये है बीमारी, और ये किसी को भी हो सकती है। मेरे पास एक पेशेंट आया, तो वो मुझे नहीं पता कि आपके प्रोग्राम का टाइम कितना है, लेकिन मेरे पास एक पेशेंट आया और वो एक पाकिस्तान के बड़े ख़ानदान का पेशेंट था, हमें नहीं पता था, वो भूल चुका था। तो एक दिन उसकी फैमिली मेम्बर आए और कोई फैमिली मेम्बर किसी और पेशेंट के हवाले से आया, तो वो खातून थी, वो मेरे कमरे में आ गई और उन्होंने कहा ये आप इसको जानते हैं? मैंने कहा मैं इसको नहीं जानता हूँ। कहते हैं ये मेरा देवर है, इसका नाम है सलाउद्दीन। तो मैंने कहा ये तो सिर्फ अंग्रेज़ी बोलता है या कोई ऐसी लैंग्वेज बोलता है जो मुझे समझ में नहीं आती, और मैं 10 साल से इसको देख रहा हूँ। कहने बताना नहीं, ये अमेरिका में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे था, तो इसको ये वहम हो गया कि जब मैं घर आता हूँ तो ये पर्दा हिलता है, तो मेरी बेटी से कोई मिलने आता है, तो फिर इसने अपनी बेटी और बीवी की गर्दन अमेरिका में काट दी। ये है वो साइकेट्रिक इलनेस जिसको हम डील करते हैं। तो फिर इसके ख़ानदान वालों ने फाउंटेन हाउस के गेट पे छोड़ के चले गए, बताया भी नहीं कौन है। ये तो इत्तेफाक से उसकी भाभी हमारे पास आई और अल्टीमेटली, और वो इतना बड़ा ख़ानदान है कि मैं उसका क्या नाम लूँ, अल्टीमेटली फिर हमने उसका ख्याल रखा बाकी ज़िंदगी तक, और अब वो उसका इंतकाल हो गया। तो कहने का मकसद मेरा है कि ये वो रवैया है जो हमारे माशरे में। डॉक्टर साहब, ये तमाम मामला जिस तरह से आप एक्सटेंशन भी आप फाउंटेन हाउस की कर रहे हैं, मजीद फाउंटेन हाउस खोल रहे हैं, ये मामला चला कैसे रहे हैं? क्या मुखैर हज़रात? अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में जो 98% लोग हैं वो अच्छे लोग हैं। उसमें बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उलमा हजरात हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सपोर्ट करते हैं। हमें 50 करोड़ रुपए हमारा बजट है, क्योंकि इलाज मुआवजा, खाना पीना, कपड़े, 50 करोड़ रुपए का बजट है, और 50 करोड़ अल्लाह मियां हमें देता है। मतलब बिल्कुल मैं ये कहूँ कि नहीं देता, लेकिन जितनी तेज़ी से महंगाई और जितनी तेज़ी से नंबर ऑफ़ द पेशेंट बढ़ रहे हैं, और मुश्किल तरीन काम है हमारी फील्ड में काम करना, मुश्किल तरीन। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि किसी आई सर्जरी करानी है, जाए 2 घंटे में करा लें। आपने पित्ते का ऑपरेशन कराना है, 2 घंटे का ऑपरेशन कराया, चले गए घर। डॉक्टर के लिए भी आपने बहुत शुक्रिया का मैसेज दिया और फूल भी पेश किया, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच।
हमें तो आज तक किसी ने शुक्रिया नहीं कहा। हमारे अस्पताल में कोई फूल लेके नहीं आता, हमारे अस्पताल में कोई मिठाई लेके नहीं आता। क्यों? हम छुपाते हैं। हम गाड़ी खड़ी करते हैं अनारकली में क्योंकि हम वहाँ ख़रीदारी करने आते हैं। बेसिकली वो फाउंटेन हाउस में अपनी बेटी को मिलने आते हैं। हम गाड़ी खड़ी करते हैं सेशन कोर्ट के बाहर और मिलने आते हैं अपने बेटे से जो इंग्लैंड जिसको भेजा हुआ होता है वो हमारे पास है। ये है वो माशरा। सही, इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। देखने वालों को आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखने वाले को मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मैं एक हदीस से बात को ख़त्म करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, तो एक औरत जो है वो जुमे का दिन था, खुतबा दे रहे थे। एक औरत जिसके बाल ख़राब थे, कपड़े ख़राब थे, वो आ जाती है अंदर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। आप सुनने की बात है, ये सारे प्रोग्राम वाले जो बहुतों को पता भी होगा, लेकिन जब दोबारा सुन लें। वो औरत आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंधा पकड़ लेती है और कान में ना उनको बात करने लगती है। काफ़ी देर जब गुजर जाती है तो फिर हाथ पकड़ के उनको बाहर ले जाती है। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंस है जुमे के दिन की। खुतबे की इंपॉर्टेंस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ फरमाए, मेंबर रसूल पे बैठे हुए, सहाबी मौजूद हैं, उनको छोड़ के वो चले जाते हैं बाहर, उस औरत की बात सुन रहे हैं। काफ़ी वक्त गुजर जाता है तो जो पसीना है, गर्मी, आपको पता है सऊदी अरब, अभी अरब की जो ज़िंदगी थी वहाँ पे बालों से पसीना निकल के जूतों में आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी देर खड़े रहते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ होते हैं। उनके कान में कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दिमाग ठीक नहीं है, और जवाब सुने और अमल करना शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे पता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। मैडम, हमने सुनना छोड़ दिया। और किसको सुनना छोड़ दिया? जो हमारे घर में रहते हैं, बिल्कुल, जो हमारे इवन घर छोड़े आप, कमरे में रहते हैं। बिल्कुल, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं सुनते, बच्चे एक दूसरे को नहीं सुनते, बहन भाई एक दूसरे को नहीं सुनते, और बड़ों को तो हमने बिल्कुल आइसोलेट करके ख़त्म कर दिया कि भाई। तो जब बीमारी आती है, जब नशा आता है, जब घर टूटता है और मोहल्ले वालों को पता होता है और आपको नहीं पता होता, जब सुनते तो ये नहीं, जड़ यही है कि आपने ये गैप खत्म करना है। हाँ, और अपनों के करीब और अपनों के करीब आएंगे तो पता चलेगा। दूसरा कि डिस्कस करें। हाँ, और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब खुदा ना खास्ता बीमारी आ जाए तो डॉक्टर के पास जाना है। हाँ, बर वक्त जाएं ताकि इलाज मुमकिन हो। जाली बाबों के पास ना जाएं, खुदा के वास्ते। ये जिन नहीं अवेलेबल, इतने ज़्यादा टाइम नहीं है उनके पास कि आपके पर आते रहें। बिल्कुल, और ये पैसे ज़ाया ना करें, तावीज़ गंडे ना कराएं। अल्लाह उसके रसूल ने जिस तरह बताया उस पर अमल करें, बिल्कुल, तो ज़िंदगी आसान हो और जाएगी। यहाँ पर हर किस्म का इलाज मौजूद है। सिर्फ आपको बर वक्त डॉक्टर से रुजू करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया थैंक यू आपके सो बुलाने मच। का। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज हाजिर है जी। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर अपनी सजेशन दें। अगर कोई टैलेंट है हमारे साथ शेयर करें, आपको हम अपने शो में मदऊ करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।